नमस्कार मित्रों, एडमेत्रे में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है यूपीपीसीएस में। और सुकरात का एक कथन है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब कि ऐसा जीवन जो विजडम के आधार पर नहीं चलता है, और विजडम मतलब तर्क, लॉजिक, उसके आधार पर जो नहीं चलता है वो जीवन जीने के योग्य नहीं। स्वामी विवेकानंद भी जी कहते हैं कि पहले जानो तब मानो। और इसीलिए करंट अफेयर में जो बहुत ज़्यादा हज़ार हज़ार पेजों की जो नोट्स बिकते हैं, भारी भरकम जो कंपाइलेशन है, डेटा फैक्ट है, उससे थोड़ी सी निजात दिलाने और आपका बोझ हल्का करने के लिए मैंने एक शोध श्रृंखला शुरू की। और शोध श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बेहतर परफॉर्मेंस करने के बाद जो मेरा अनुभव है या मेरा पढ़ाने का जो पैशन है, रिसर्च करने की जो मेरी टेंडेंसी है, उस आधार पर मैं ये तय कर सकूं, बता सकूं कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और 2024 आरओ और पीसीएस प्री में किन प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि सिलेबस में साफ दिया हुआ है कि जो प्रश्न आएंगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे। तो जो महत्वपूर्ण है वहीं आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कंपाइलेशन के नाम पे सब कुछ उड़ेल दिया जा रहा है। तो ये रिसर्च और कुछ संभावित प्रश्नों को आज हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमने स्पोर्ट का एनालिसिस किया है। 2 दिन में उसको 3000 लोगों ने देखा था, लगभग 500 घंटे देखा। आप उसको यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और फिर कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करने की एक योजना है। तो पहला जो टाइप मैंने रखा है इसमें कि यदि कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, यदि वो अपने रेस की वजह से, कलर की वजह से, जेंडर की वजह से विशिष्ट पहचान रखता है और वो पहला है अपने उस परंपरा में, तो उसके पीछे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि वो कोई संस्था है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक फोरम है, ऐसी संस्थाओं का भी अगर वो पहली बार अध्यक्ष बन रहा है अपनी परंपरा में, रंग और जेंडर इन सब के आधार पर, तो भी उसकी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। एक सवाल देखिए, 2022 में पूछा यूपीपीसीएस ने कि निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष है। वैसे तो सैकड़ों देशों में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं, लेकिन चूंकि पहली महिला पूछ रहा है तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और तंजानिया एक ठीक ठाक महत्वपूर्ण देश। दूसरा सवाल मित्रों, यूनाइटेड स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि पहली विमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं ना मित्रों, वैसे वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ऐसे। तो निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। अब मित्रों, महिला होना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में जितनी मेरी समझ है, जानकारी है, अब तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई है। हिलेरी क्लिंटन होते होते रह गई थी। हाँ, कमला हैरिस इस बार बन सकती हैं, लेकिन ट्रंप के जिस तरीके से आक्रामक रुख हैं और कंजर्वेटिव सपोर्ट है उनको, संभावना है कि शायद हार सकती हैं वो। तो इस बार जो पूछे जाने की संभावना मुझे लग रहा है वो ये है। आज ही के न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर देखी तो मैंने चैनल पे डाल दिया। एडमेत्रे के राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्री हैं, वो मिल रहे हैं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी या रक्षा मंत्री समझ लो। और इंडिया यूएस साइन की डिफेंस सप्लाई पैक्ट एज राजनाथ बिगिन 4 डिविजिट। जो समझौते की वो तो महत्वपूर्ण है ही, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी या रक्षा मंत्री कौन है। उनका नाम है मित्रों लॉयड ऑस्टिन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहले ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के। ठीक है। और मैंने लिखा भी है कि अब देखिए इसमें जो समझौता हुआ था, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। न्यूज़पेपर जो भारत के लीडिंग न्यूज़पेपर से उनको पढ़ करके, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट जो मेंस है, जो समरी है, उसको भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसमें मैंने प्रश्न दिया कि यूएस और भारत के मध्य जो डिफेंस एग्रीमेंट है उनमें कौन सा कथन गलत है। तो कल ही साइन हुआ है ये वाला एग्रीमेंट, एसओएसए जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसकी मदद से भारत की कंपनीज को डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी के आधार पर डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल पाएंगे अमेरिका से। और मित्रों, इसके पहले लेमेवा 2016 में हुआ था, कामकासा 2018 में हुआ था। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। बी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था, 2020 में हुआ था। और उसमें क्वेश्चन मैंने डाला था कि क्या यूएसए के साथ एसओएसए एग्रीमेंट करने वाला भारत पहला एशियन कंट्री नहीं मित्रों। इससे पहले जापान ऐसा साइन कर चुका है और साउथ कोरिया भी। तो ये जो लॉयड ऑस्टिन है, ये यूएसए के पहले ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन मूल के। इनके पूछे जाने की संभावना ठीक ठाक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है मित्रों
उसके लिए भी आप तैयार रहिए, चूंकि यूपीपीसीएस का ट्रेंड रिपीट होता है बार बार। मेक्सिको ने इलेक्ट किया क्लॉडिया शिनबॉम को अपना पहला विमेन प्रेसिडेंट। तो इसलिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली महिला विमेन प्रेसिडेंट है मेक्सिको की। मेक्सिको एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही थी, मुझे लगा दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र है तो इस पर सवाल बन सकता है, क्यों? क्योंकि मित्रों जब 2022 का मैं यूपीएससी मेंस दे रहा था उस समय वो खबर बहुत थी, फिर 2023 का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब भी ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रो वर्सेस वेड, रो वेड का जो केस है, अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने एबॉर्शन को बैन कर दिया था। और ये बहुत बड़ी आपदा थी महिलाओं के ऊपर, क्योंकि फिर उसके बाद मूवमेंट चला माई बॉडी माई राइट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी महिलाओं को अपने शरीर और अपने चुनाव के जो अधिकार है वो हासिल नहीं हो पा रहा है। स्कॉटलैंड या कौन सा देश था, उसमें भारतीय मूल की महिला की मृत्यु हो गई थी अबॉर्शन न होने की वजह से, उसके बाद कानून बदला गया। कैथोलिक क्रिश्चियन परंपरा के हिसाब से अबॉर्शन नहीं होने देते वो लोग। फ्रांस ऐसा पहला देश बना है मित्रों। वैसे तो कई देशों में, भारत में भी कानूनी अधिकार है ही अबॉर्शन का, कुछ 26 वीक्स और उसके बियॉन्ड शायद कुछ तो भी मेडिकल बोर्ड की परमिशन लगती है। 20 वीक से ही शायद चालू हो जाती है। एमटीपी एक्ट जो होता है, मैटरनिटी क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, आई थिंक 71 का है, अमेंडमेंट किया गया है। तो मित्रों वैसे तो लीगल भारत में भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं। फ्रांस पहला ऐसा राष्ट्र बना है जिसने ऐसा संवैधानिक अधिकार दे दिया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये लिखा भी है, ए मैसेज रीडिंग माई बॉडी माई चॉइस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस उद्देश्य के लिए है। ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर द फ्रेंच पार्लियामेंट वोटेड टू एंकर द राइट टू अबॉर्शन इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये है रो वर्सेस वेड का केस। दूसरा जो थीम है मित्रों जिस पर सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो है हमारे पड़ोसी राष्ट्र। इंडिया वैसे भी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है, और पड़ोस में जो कुछ भी होता है उससे हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ोसी देशों में हुई कुछ बड़ी दुर्घटना या घटना, कोई आंदोलन हुआ है, कोई साझी परियोजना हुई है, इस बार बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाले जो काम है उन पर सवाल पूछ सकता है। जैसे कि 2023 में जब ये सवाल हुआ था कि एक एयरलाइन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उस एयरलाइन का नाम बताना था मित्रों। 2019 में उसने पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। बहुत बड़ा जल विद्युत परियोजना था, संभवतः इसका मकदेशु उत्तर होगा, तो इसकी वजह से वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था मित्रों। एक और सवाल पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ पनामा पेपर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच फॉलोइंग कंट्री वाज सेंटेंस्ड टू 10 ईयर जेल इन करप्शन फॉर करप्शन। अब निश्चित तौर पे किसी प्राइम मिनिस्टर को अगर जेल टर्म हो जाए, 10 साल का हो जाए, पड़ोसी राष्ट्र हो, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और पनामा पेपर वैसे भी बहुत बहुत चर्चा में था, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन वगैरह का भी नाम आया था, भारत के कई बड़ी हस्तियों का नाम आया था कि सेल कंपनीज के सहारे अपने पैसे को किस तरीके से व्हाइट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रामायण सर्किट कहीं ना कहीं जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसका एक बड़ा उदाहरण था, और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ इसको सॉफ्ट पावर को क्रिएट करने, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। 2024 में अब इसी आधार पर क्या सवाल बन सकते हैं उसको मैंने कुछ बहुत रिसर्च करके संभावित सवालों को तैयार किया है, एक दो, बाकी तो कंपाइलेशन में हम देने ही वाले हैं। चाइना का जो चांगई 6 है, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और साइंस एंड टेक में बहुत अच्छा कर रहा है, हमने भी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल कि चंगाई जो 6 है वो वापस लेके आया सैंपल। ठीक है, और उस सैंपल कहाँ से लाया? फार साइड, अब दूसरी साइड, मून का एक ही साइड हम देख पाते हैं जो धरती के चारों तरफ घूमता है, दूसरा साइड हम देख नहीं पाते हैं, वहां से वो सैंपल लेकर के आया, दुनिया को पहला राष्ट्र बनाया। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे लिखा है चाइना चंगई 6, तो पहला तो नाम ही पूछ सकता है। दूसरा, चंगई 6 बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मून दैट द अर्थ नेवर गेट्स टू सी, जो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं अर्थ से। संभावित प्रश्न क्या है मित्रों? पहले तो किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया चाइना की स्पेस एजेंसी ने, लेकिन उसका नाम क्या है? जैसे भारत का इसरो है, वैसे चाइना का भी कुछ होगा, तो फिर इसी बहाने आप देख लेना, अमेरिका का नासा है, रूस का क्या है, ऐसे फ्रांस का क्या है, कनाडा का क्या है, यूरोपियन एजेंसी का क्या है, ये सब महत्वपूर्ण है। ऐसे ही थोड़ा सा 360 डिग्री पढ़ोगे, गूगल करोगे तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA नाम है इसका मित्रों, और चंगई 6 इसको करके उसने दिखाया है।
एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें टर्म यूज किया था, फार साइड ऑफ द मून। तो फार साइड ऑफ द मून यानी मून की दूसरी तरफ जो हम कभी धरती से देख ही नहीं पाते, वो क्या है? ज्योग्राफी का प्रश्न है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि चर्चा में आ गया। द मून्स फार साइड इज ऑफन रिफर टू एज द डार्क साइड, बिकॉज डार्क साइड मतलब वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, नॉट बिकॉज इट डज नॉट कैच द सन रेज। द मून is tidally locked with the earth, and therefore we see only the side of the moon। तो मित्रों, क्यों नहीं हम देख पाते हैं उस फार साइड को? उसके पीछे कारण है कि मून जो है वो टाइडली लॉक्ड है धरती के साथ, यानी चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को अक्सर डार्क साइड कहते हैं, पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता क्योंकि जो है वो टाइडली लॉक्ड है धरती के साथ में। अब टाइडली लॉक्ड क्या है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए मित्रों, व्हाट इज टाइडली लॉक्ड? Tidal log result in the moon rotating about its axis in about the same time it takes to orbit Earth। कह रहा है कि जो टाइडल लॉकिंग है, इसका अर्थ यह है कि जो मून है, ये मून है मित्रों, ये धरती के चारों तरफ घूम रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो जो टाइम लेता है वो उतना ही लेता है जितना धरती के चारों तरफ घूमने में लेता है। यानी कि अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने में जितना समय लेता है, उतना ही समय धरती के चारों तरफ घूमने में लेता है। इसकी वजह से उसका सिर्फ एक ही साइड हम धरती से देख पाते हैं, ये वाला हिस्सा हमें दिखता नहीं। अगला जो थीम है मित्रों वो है टाइप 3, कोई बेहद महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सम्मेलन। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैं देख रहा हूँ लगभग इंटरनेशनल जो इशूज पर जो प्रश्न है उसका लगभग 30% 30 से 40% इसी टॉपिक पर, इसी थीम पर प्रश्न आ रहे हैं। मित्रों मुझे 3 दिन लगे कुछ कुछ घंटे दे करके इस रिसर्च को पूरा गो थ्रू हुआ, 10 साल के पेपर से आ रहे और इसके उसके बाद ये तैयार किया है। तो यदि आप इस पर थोड़ा भी समय देंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। कोई बेहद महत्वपूर्ण इंटरनेशनल समिट अगर हो जाए, और स्पेशली वो इंटरनेशनल समिट अगर कोई बहुत मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे यूनाइटेड नेशन है, WHO है, या कोई एफर्ट हो उसका, ब्रिक्स है, SCO है, IMF है, WB मतलब वर्ल्ड बैंक है, या उनका जो एफर्ट है उसमें भारत कहीं ना कहीं हिस्सेदार हो, तो वो अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से मैंने स्पोर्ट्स में बताया था कि कोई ऐसा स्पोर्ट जो मल्टीलेटरल हो, बहुत बड़ा स्पोर्ट इवेंट हो या नेशनल लेवल का हो, और उसमें भारत की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, या नेशनल हो तो उसमें कोई विमेन कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटे, या कोई किसी स्टेट में पहली बार हो रहा हो, या किसी खेल को पहली बार शामिल किया जा रहा हो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको आप स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स उस श्रृंखला में देख लीजिए। जैसे सवाल इसने 2023 में पूछा कि बिम्स्टेक के संबंध में क्या सही है। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन को संबोधित किया, एक ये थीम है। और दूसरा, इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत डाल दे रहा है। मित्रों बिम्स्टेक चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए था, थीम भी पता होना चाहिए था, कौन सा है ये भी पता होना चाहिए था। 2022 में सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने जा रहा है? अब मित्रों WHO आ गया, मल्टीलेटरल एजेंसी है, एक बहुत बड़ी संस्था है, कोरोना होकर के खत्म ही हुआ था। परंपरागत औषधि भारत से संबंधित है, क्योंकि भारत परंपरागत औषधि में, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो सिद्धा हो, भारत की महारत हासिल है, भारत ने ही दिया है दुनिया को, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगला जो प्रश्न है मित्रों, आंसर जानबूझ करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंसर बताना महत्वपूर्ण नहीं, आप सब पहले से पढ़े होंगे, सिर्फ मैं उसके पीछे की लॉजिक बता रहा हूँ, तर्क बता रहा हूँ, रटाने का कोई इरादा नहीं है। वो तर्क शक्ति, वो सोच, वो समझ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कि यूनाइटेड किंगडम इसका अध्यक्ष था और ब्राजील अतिथि के रूप में। अगर किसी के पास कॉमन सेंस होगा तो वो सोचेगा G7 है, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड किंगडम में मान लो हो रहा है, ब्राजील को बुलाया जा रहा है, अरे भाई तो भारत का क्या लेना देना है? हो सकता है भारत को बुलाया गया हो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, ब्राजील को बुलाया जाएगा, G7 होगा जिसमें भारत है ही नहीं, तो फिर हमारा क्या काम वहाँ पर, है ना? फिर ये सवाल नहीं पूछता। वहीं इसने गलती कराने की कोशिश की, एक्चुअली भारत को बुलाया गया था, ब्राजील को नहीं बुलाया गया था, और इसलिए सवाल आया था। तो G7 वैसे भी महत्वपूर्ण है, G20 वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 जब हुआ उसके बाद ये पहली बार शायद परीक्षा हो रहा है यूपीपीसीएस का। तो G20 में जो भी फैक्ट्स हैं, थीम से लेकर के कौन कौन इनवाइटेड था, वो सब, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया वो भी, वो सब महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। अब एक सवाल और पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव? अब एक बड़ी संस्था, दुनिया की सारी बड़ी संस्था इसमें दी हुई है, द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है, कोविड के जस्ट बाद हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। अंकटाड इसका आंसर है,
पता होना चाहिए था आपको। सारी संस्थाओं को नहीं रटना है, छोटी छोटी संस्थाओं को भी लोग रटते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं ले देकर के 7-8 ही हैं। यूनाइटेड नेशन, WHO, सिक्योरिटी काउंसिल, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, IMF, यही सब है। एक एक कहीं होगा, वही सब देख लेना, 7-8 हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 की मेजबानी की? इसलिए महत्वपूर्ण था मित्रों क्योंकि उस समय वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम चल रहा था, और 2020 में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम चल रहा था। इसकी वजह से ये दुनिया का जो प्रयास था ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। ये प्रश्न इसी संदर्भ में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? अब मित्रों कैसे है ना कि भारत ने एक बार अस्थायी सदस्य के तौर पे लास्ट टाइम जब किया, तो भारत के अलावा जो देश थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। तो अब कौन से देश उसमें शामिल नहीं है, उसमें आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश की। अब इसी थीम का रिपीटिशन में देख रहा हूँ, क्योंकि भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, और इस बार पाकिस्तान को चुना गया अस्थायी सदस्य, तो उसके साथ किसको नहीं चुना गया है, उस पर सवाल आ सकता है। देखिए आप 2024 में संभावित प्रश्न क्या हो सकता है? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ग्रीस इलेक्टेड एज यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबरशिप। पहला सवाल बन सकता है किसको किसको चुना गया है, तो पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ग्रीस को चुना गया है। दूसरा सवाल बन सकता है कि ये जो 5 मेंबर हैं, द 5 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाई अ सेक्रेट बैलेट इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म। कब तक इनकी अवधि है वो देखा जाएगा। तो जनवरी 25 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। तो ये वैलिडिटी पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है थीम मित्रों। मैं कह रहा हूँ कि PYQ आपका सफलता का प्रस्थान बिंदु है। अगर आप PYQ को ठीक से एनालाइज करें और उसी आधार पर उसी के पेरिफेरल आप पढ़ाई करें, तो आधी यात्रा आपकी वैसे ही आसान हो सकती है। PYQ का मतलब ये नहीं कि उस PYQ से जुड़े हुए सब कुछ आप पूरा 10-10 पन्नों का नोट्स पढ़ें। PYQ का मतलब है आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद उस क्वेश्चन पर आधारित क्या नया सवाल बन सकता है, उस टॉपिक पर क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ऐसे रिसर्च करना है। वही आपको सिखाने की कोशिश है मेरी। 2019 में पूछा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस स्थल में, किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? जयपुर वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन इट्स 43rd सेशन हेल्ड इन द सिटी। कौन से शहर में हुआ था जब जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43वां जो सेशन था उसमें बनाया गया, शामिल किया गया? अब मित्रों, चूंकि भारत के एक बड़े शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा सेशन था। अगर इस पे नहीं पूछता तो सेशन पूछ लेता, कहाँ हुआ है ये पूछ लेता, भारत का कौन सा ये धरोहर स्थल है ये पूछ लेता। तो एक ही न्यूज को आप 360 डिग्री अगर करते तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब मैंने कहा था ना कि इस थीम में बड़े सम्मेलन, ये बड़ा सम्मेलन यूनेस्को का है। यूनेस्को इतना बड़ा संस्था है, उसका सम्मेलन आपको पता होना चाहिए। तो अब क्लाइमेट एक्शन पे उसने सवाल पूछ लिया कि 2019 का जो क्लाइमेट एक्शन समिट है वो कहाँ पे हुआ था। और मित्रों, कुछ उसी से मिलता जुलता यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2000 जो ये COP21 था उसके बारे में पूछ लिया कि ये कहाँ हुआ था, PCS18 में। यानी आप देखिए, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक ये सम्मेलन और एक ये सम्मेलन मिलते जुलते थीम है, इन पे पूछा गया। अगर आप थोड़ा भी नज़र रखते कि बड़ी बड़ी समिट के एनवायरनमेंट की, मैंने तो तय किया है कि जो PYQ है उसके सहारे GS पूरा पढ़ा देंगे। यानी जिन जिन टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं के सहारे पूरी GS पढ़ाई जाएगी। तो टारगेटेड भी होगा, कम समय भी लगेगा, 1-1.5 महीने में पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर पॉलिटी सेशन का पहला ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के PYQ के सहारे अगर आप GS पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो बेहतर हो पाएगा, आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बेहतर हो पाएगा। 2019 में सवाल पूछता है, न्यूली अपॉइंटेड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के, वो कौन है? अब IMF बड़ी संस्था है और उसका डायरेक्टर बना है, आपको पता होना चाहिए था। बजाय इसके कि IMF की हर छोटी बड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टर है इसलिए पता होना चाहिए था। 10वां ब्रिक्स समिट 2018 मित्रों कहाँ किया गया? ब्रिक्स में भारत है, और अगर भारत है तो निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको पता होना चाहिए था। और ब्रिक्स पे इतनी बार सवाल रिपीट हो चुका है, SCO पे रिपीट हो चुका है कि आपको पता ही होना चाहिए। 2024 में क्या पूछा जाएगा मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ। देखिए, असली अब इंपॉर्टेंट थीम शुरू होता है कि अब 2024 में इस थीम पे क्या प्रश्न बनेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे सवाल आ चुके हैं पहले ही, तो मैं कह रहा हूँ 15 से 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड पे। पहला सवाल यही बन जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड में कब इसकी एनुअल जो मीटिंग है हुई? तो 15 से 19 जनवरी। इसकी थीम क्या है, ये अगला सवाल है। इसकी थीम है मित्रों, द थीम इज रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट एक ऐसी थीम है जो पूछी जा सकती है फिर से। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है
विश्व आर्थिक मंच का 44वां वार्षिक अधिवेशन जो 22 जनवरी और 25 जनवरी 2014 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ का विषय था। थीम ऑलरेडी पूछ चुका है 2014 के प्रश्न में, फिर से रिपीट कर सकता है। ठीक है मित्रों, अब एक और प्रश्न है जहां से संभावना है, अभी मैंने आपसे कहा था ब्रिक्स पे सवाल पूछ चुका है, ब्रिक्स पे फिर से सवाल पूछेगा और बड़ी संभावना है इसकी। क्यों? क्योंकि नए नए राष्ट्र शामिल हुए हैं, ब्रिक्स में बड़ी हलचल हुई है, इंडिया नहीं चाहता था ये राष्ट्र शामिल हो। क्यों? क्योंकि अब ब्रिक्स और एससीओ एंटी वेस्ट बनता जा रहा है, एंटी यूनाइटेड स्टेट बनता जा रहा है। इंडिया की मजबूरी यह है कि ब्रिक्स और एससीओ में वो शामिल है, फाउंडिंग मेंबर से ब्रिक्स का, वो छोड़ नहीं सकता। एससीओ की वजह से वो सेंट्रल एशिया में उसको एक्सेस मिल रहा है, रूस के साथ कोलेब्रेशन कर रहा है। सेंट्रल एशिया में रूस चाइना को बैलेंस करना चाहता है, एससीओ में चीन का दखल बढ़ रहा है, इसकी वजह से भारत और रूस मिलकर के उसमें कॉपरेशन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चीन अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान ईरान को शामिल करवा लिया, फिर अरब कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल करवा रहा है। तो भारत खुलेआम विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि अरबियन कंट्रीज भारत के भी दोस्त हैं, ईरान भारत के भी दोस्त हैं, लेकिन भारत इसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पेपर सेटर को अखबार पढ़ते वक्त ये बात समझती है। तो क्या मुख्य तथ्य हैं, अभी आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखो पहले कैसे सवाल पूछे गए। 2013 में पूछा कि ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ। 2018 में पूछा कि कहाँ आयोजित किया गया। 2000 ये आई थिंक 20 के आसपास का सवाल है कि चीन में जो स्थापित किया गया बैंक है ब्रिक्स बैंक, उसका नाम क्या है। और फिर पूछा उसने कि 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है। तो मित्रों किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, मेजबान देश कौन है, कहाँ पे हो रहा है, कौन सा सम्मेलन है, अगर कोई नया मेंबर आया है तो उस मेंबर के बारे में, कुछ नई डेवलपमेंट हुई है तो उसके बारे में, क्योंकि भारत मेंबर है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था मित्रों 2024 में जो हुआ, 2024 में होगा अभी ये 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। कहाँ होगा? रूस में होगा। और 15वां इसके जस्ट पहले हुआ था 22 से 24 अगस्त 2023 को, साउथ अफ्रीका में हुआ था मित्रों। उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं सिरिल रामाफोसा। शामिल किया गया इन राष्ट्रों को अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी यूएई वर इनवाइटेड टू ज्वाइन द ब्लॉक। तो 15वां हो चुका है, 16वां होने वाला है अक्टूबर में, तो इस पे संभावना बन सकती है। कहाँ होगा? इस पे बन सकती है। और कब स्थापित हुआ था ब्रिक्स, इस पे सवाल बन सकता है। 2009 में। कहाँ स्थापित हुआ था, इस पे सवाल बन सकता है। अभी टोटल कितने मेंबर स्टेट हैं, इस पे बन सकता है। तो 9 हैं फिलहाल के लिए जिन्होंने रेटिफाई कर दिया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर मैंने देखी जो जिसके आने की संभावना ठीक ठाक है मित्रों, और वो खबर है नैम से रिलेटेड, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन लैंड मूवमेंट। 19वां समिट हुआ है इसका। कहाँ हुआ है मित्रों? युगांडा में हुआ है। मोटो क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। शहर का नाम क्या था? कंपाला। और उसके पहले कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो उसके पहले हुआ था बाकू अजरबैजान में। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरी तरफ से सिर्फ इतना था। सेशन को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जनरली इन्हीं 3 थीम से इंटरनेशनल जो इशूज हैं लगभग 40%, 50%, स्पेशली 30% तो खाली लास्ट वाली थीम से आ रहा है, लगभग 50% प्लस क्वेश्चन इन्हीं 3 थीम से आ रहे हैं। तो मित्रों अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा कर लोगे, इन्हीं 3 थीम को देख लो, और जब भी आप मैगजीन पढ़ो तो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको गौर से देखो, थोड़ा सा गूगल कर लो। हम कंपाइलेशन दे रहे हैं आपको, वहाँ से कुछ बचेगा नहीं उसके बाद, तो इससे तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बजाय सारे मैगजीन एक तरफ से आप रटेंगे। मैं आपकी यात्रा आसान करना चाहता हूँ, सिर्फ यही उद्देश्य है। और आप लॉजिकल गेसिंग की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपकी यात्रा आसान करते हुए मैंने आपको तर्क शक्ति, लॉजिक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन में भी कैसे हम नॉमेनक्लेचर, कॉमन सेंस और अपनी लॉजिक से कुछ न कुछ संभावना पता लगा सकते हैं जिससे आंसर मिल सके। और यदि ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कुछ कंपाइलेशन और नए नेशनल इशूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।